हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। और मैं हूँ लाल सर, और आज हम फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित में हैं। जैसे कि आपने एक कॉमर्स में पढ़ा होगा या आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति व्यवसाय जब करता है तो व्यवसाय करने के लिए उसको विभिन्न लेन देनों का लेखा जोखा बनाना पड़ता है। तो विभिन्न लेन देनों का लेखा जोखा बनाने के लिए हमारे यहाँ अकाउंट में जर्नल एंट्री को पहले पोस्टिंग की जाती है। जर्नल एंट्री के बाद खाता वही ये लेजर बनाया जाता है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री शुरुआत होती है। जर्नल एंट्री, जैसे जर्नल एंट्री अगर हम करते हैं जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री क्या है आपका प्रारंभिक लेन देनों का एक पुस्तक में क्रमवार तिथिवार लिखा जाता है। लेकिन ये तो तभी सही है जब एक व्यापार छोटा हो, थोड़े लेन देन कम लेन देन हुए हों, तो उसके लिए हमने जर्नल एंट्री बना लिया। लेकिन जिसका व्यापार का आकार बहुत बड़ा हो, उसमें विभिन्न लेन देनों की जो संख्या है वो कई संख्याएं हो जाती है, कई बार लेन देन हुए हों, तो उन सभी को जर्नल एंट्री में पोस्टिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि कम संख्या, कम लेन देन हुए हों महीने में, तो हम उसकी तो जर्नल एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा लेन देन हो जाए, तब क्या करें? तो कितनी जर्नल एंट्री करते रहेंगे भैया? पूरे साल का अगर हमने लेन देन का हिसाब बनाया तो साल का या महीने में हमने कई बार लेन देन हुए। बड़ा व्यापार भैया, लेन देन तो बहुत होते रहते हैं। दिन में 10 बार किसी से माल मंगाया जाता है तो या बेचा जाता है, तो कोई संख्या नहीं। तो उन सब का लेन देन का जर्नल एंट्री में पोस्टिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए उस लेन देनों का एक सहायक पुस्तकें बनाई जाती है। सहायक पुस्तकें जिसे कहा जाता है विशेष उद्देश्य वाली पुस्तकें। जो सहायक पुस्तकें बनती हैं उसे कहा जाता है विशेष उद्देश्य वाली पुस्तकें। अब विशेष उद्देश्य वाली पुस्तकों में क्या कौन से खाते बनाए जाते हैं? जैसे हमने जर्नल एंट्री, मैंने बोला कि जर्नल एंट्री से हमने लेजर बनाना। लेजर में देखिए विभिन्न प्रकार के खाते, रोकड़ खाता है, आपका परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, या फिर किसी व्यक्तिगत खाता है, या खर्चों के जितने संबंधित है, इनकम है, सबका अलग अलग खाता बना लिया हमने। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर जब ज़्यादा लेन देन होते हैं तो ज़्यादा लेन देनों के लिए हमने क्या बनाना होता है? देखिए, हमने यहाँ बनाना है विशेष उद्देश्य वाली एक पुस्तकें, जिसमें सभी लेन देनों का जितने नगद लेन देन होते हैं, नगद लेन देन अगर कम है तो हम जर्नल एंट्री, फिर लेजर, लोकल अकाउंट यानी कैश अकाउंट बनाते हैं। लेकिन यहाँ जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा होने पर विशेष उद्देश्य वाली पुस्तकों में हम क्या बनाते हैं? पहले हमारा बनता है रोकड़ बही। रोकड़ बही, रोकड़ बही, रोकड़ खाता और रोकड़ यानी कैश अकाउंट और कैश बुक, इसे कहा जाता है कैश बुक। जितने भी नगद लेन देन के लिए हमने जो भी खाते बनाते हैं, जब कम आकार, छोटा आकार हो तो हमने कैश अकाउंट, जर्नल एंट्री से कैश अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जब बड़ा आकार होता है, उसमें लेन देन की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है, तो हम विशेष उद्देश्य वाली पुस्तकों में उन नगद लेन देनों को रोकड़ बही यानी कैश बुक में हम पोस्टिंग करते हैं। एक तरह से जर्नल का ही काम करता है, क्योंकि संख्या बहुत होती है, आकार बहुत होती है। तो इसमें कैश बुक, देखिए कैश अकाउंट और कैश बुक दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी इसमें और उसमें इतना अंतर है कि वो जो आपका छोटे आकार में जब व्यापार होता है तो उसमें जर्नल से कैश अकाउंट बनाते हैं। इसमें कैश बुक में अनेक प्रकार के लेन देन, जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसको कैश बुक रोकड़ बही के तहत बनाया जाता है। अब इसके भी कई प्रकार हैं। रोकड़ बही में भी कई प्रकार हुए। रोकड़ बही में कई प्रकार क्या हुए? पहले हुआ आपका साधारण रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही। दूसरा हुआ आपका 2 खाने वाली रोकड़ बही। तीसरा 3 खाने वाली रोकड़ बही।
चौथा खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही, यह रोकड़ बही के प्रकार। रोकड़ बही देखिए यहाँ पर साधारण रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही सिंपल कैश बुक, यानी कि जैसे एक रोकड़ खाता बनाते हैं वैसे ही हमारे पास रोकड़ साधारण रोकड़ बही बनता है। यानी कि जितने भी नगद लेन देन, इसमें देखिए नगद जो भी प्राप्ति होती है, जो भी नगद भुगतान होता है, उन सब नगद लेन देनों का रोकड़ बही में लिखा किया जाता है। दो खाने वाली रोकड़ बही, जैसे हमने जर्नल एंट्री से जब लेजर बनाते थे तो वहाँ हमने कैश का जो लेन देन वो कैश अकाउंट में, बैंक से संबंधित जो लेन देन वो बैंक खाते में लिखते थे, यानी कि दोनों अलग अलग बनाते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि हमने दो खाने वाली में कैश और बैंक से संबंधित जो लेन देन होंगे वो दोनों एक ही रोकड़ बही में बनाया जाता है। इसीलिए इसे कहा गया कैश और बैंक को जब एक साथ जब एक ही रोकड़ बही में तैयार किया जाए तो इसे कहा जाता है डबल कॉलम कैश बुक, यानी दो खाने वाली रोकड़ बही। अब इसी तरीके से तीन खाने वाली रोकड़ बही, यानी कि यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या हुआ देखिए, कैश, बैंक और एक डिस्काउंट तीनों को मिलाकर जब एक रोकड़ बही, जब नगद सौदे जो किए जाते हैं, चाहे बैंक से संबंधित हो चाहे वैसे नगद लेन देन हो, इन नगद लेन देनों में भैया छूट का प्रावधान भी करते हैं हम। कभी कभी किसी को छूट देना या कोई छूट हमें मिल रही होती है, डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो उस डिस्काउंट को भी हमने इसी रोकड़ बही में शामिल कर लेते हैं। तो कैश, बैंक और डिस्काउंट के साथ जब तीनों एक ही रोकड़ बही में लिखा जाए तो उसे कहते हैं तीन खाने वाली रोकड़ बही। ठीक, साधारण रोकड़ बही, दो खाने वाली रोकड़ बही, तीन खाने वाली रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही, इसे कहा जाता है पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक, ये चीज़ें, ये जो खुदरा रोकड़ बही जो होती है इसे पीटी कैश बुक या छोटी रोकड़ बही या पॉकेट रोकड़ बही भी कहा जाता है। खुदरा रोकड़ बही यानी कि जब व्यापार में छोटे छोटे खर्चे, जब अनगिनत खर्चे होते हैं तो उन सभी खर्चों के लिए खर्चों का अकाउंट अलग बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उन सारे खर्चों को याद भी नहीं किया जाता कि छोटे छोटे खर्चे कैसे, भैया 10 रुपये का पेन लाया, 5 रुपये का हमने रबड़ लिया है, 10-20 रुपये की फाइल लिया है, या कहीं कोई कस्टमर गेस्ट आ गए उनको चाय पिलाया गया, पानी पिलाया गया, या कहीं पर माल लाने ले जाने पे मजदूरों को कुछ मजदूरी दी गई, तो ये कई सारे अनगिनत खर्चे होते हैं। उन सारे खर्चों को एक छोटी रोकड़ बही में हाथों हाथ लिख देना, जिसे पॉकेट में, जैसे बड़ी रोकड़ खाते में भाई ज़्यादा बड़ा लेन देन जो होता है, जो बड़े लेन देन होते हैं वो तो हमारी रोकड़ बही में आ गई, लेकिन 10-10, 20-20 रुपये के, 30-30 रुपये के या 50-100 रुपये के जब अनगिनत खर्चे होते हैं, छोटे छोटे खर्चे, उन छोटे छोटे खर्चों को एक छोटी रोकड़ बही बना लेते हैं, उसे कहते हैं खुदरा रोकड़ बही, पीटी कैश बुक। इसे छोटे छोटे खर्चों को नोट करने के लिए पीटी कैश बुक बनाया जाता है। और जब इसका जो पीटी कैश बुक का टोटल जो आपका खर्चा निकल के आता है, उस टोटल खर्च को हमने रोकड़ बही में ले जाते हैं, रोकड़ बही में नोट कर लेते हैं। तो ये है हमारा साधारण रोकड़ बही, दो खाने वाली रोकड़ बही, तीन खाने वाली रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही। ये रोकड़ बही के 4 प्रकार आपके हो गए। तो इस तरीके से साधारण रोकड़ बही देखिए क्या है, साधारण में साधारण रोकड़ बही कैश बुक, साधारण रोकड़ बही, इसमें कितने कॉलम बन गए, जैसे लेजर में बनाते हैं हम, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, क्या हो गया, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। ये डेबिट कॉलम, ये तो क्रेडिट, 8 कॉलम होते हैं, मैंने आपको बताया था लेजर में, वैसे ही रोकड़ बही में भी 8 बनते हैं। 8 बनने पर जितनी भी प्राप्ति, ये साइड होता है प्राप्ति वाली, और ये क्रेडिट वाला साइड होता है कि खर्च वाली, जो खर्च किए जाते हैं, खर्च के रूप में जो पैसा दिया जाता है, पैसा बढ़ती है। और ये चीज़ होता है आपका प्राप्ति, प्राप्ति से कितना पैसा आया, खर्च से कितना। भैया अब इसका हमेशा
इधर का योग ज़्यादा होना चाहिए। ये योग ज़्यादा होने का मतलब जितना आपके पास पैसा होगा उतना ही तो खर्च होगा, उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं होगा। तो इसलिए इसका योग ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमने उसमें से खर्च करने के बाद फिर बैलेंस वैसे ही निकालना है जैसे हमने कैश अकाउंट में निकालते हैं। भैया जितने से इतना खर्च कर दिया, वाई बैलेंस सी डी, अब सी डी आया, फिर टू बैलेंस बी डी निकाल दिया हमने। तो ये रोकड़ खाते की तरह ही रोकड़ भाई बनाना है। अब आता है डबल कॉलम में। डबल कॉलम में हमने बनाना है डबल कॉलम। ये क्या हो गया आपका? 2 खाने वाली रोकड़ भाई, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। देखिए 2 बन जाते हैं, इस 2 भाग अमाउंट हो जाते हैं। ठीक है, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट। ये एलएफ, ये अमाउंट में 2 कॉलम बन जाते हैं। एक बन जाता है कैश और एक बनता है बैंक, कैश और बैंक दोनों। फिर डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, यहाँ कैश का बनता है और भी बैंक का अमाउंट। ये हो गया आपके डबल कॉलम। अब जब ट्रिपल कॉलम बनता है तो ट्रिपल कॉलम में एक कॉलम और यहाँ पर बन जाएगा। ट्रिपल कॉलम अमाउंट में एक कॉलम और बन जाएगा, वो होगा डिस्काउंट का। क्या होगा? डिस्काउंट का। तो ट्रिपल कॉलम। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि रोकड़ वही डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम में कितने कितने कॉलम बनेंगे। सिंपल में जैसे रोकड़ खाता बनाते हैं, डबल कॉलम में भैया अमाउंट के लिए 2 कॉलम होंगे, कैश और बैंक का, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ट्रिपल कॉलम में आपका 3 कॉलम हो जाएंगे अमाउंट के लिए, एक कैश का, बैंक का और एक डिस्काउंट का। ये 3 कॉलम हो जाएंगे 3 कॉलम वाले में। लेकिन खुदरा रोकड़ भाई थोड़ा अलग है, क्योंकि इसको हम फिर बाद में बताएंगे जब हम इसका सवाल कराएंगे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो मेन आपका साधारण 2 खाने वाली रोकड़ भाई 3 खाने। आपके ये पेपर में इम्पोर्टेंट है डबल कॉलम वाली, ये डबल कॉलम वाली, क्योंकि आपकी 11th क्लास के जो पेपर है उसमें आपका डबल कॉलम का सवाल आना ही आना है। 2 खाने वाली रोकड़ भाई आपको तैयार करना है। तो ध्यान रखेंगे, रोकड़ भाई रोकड़ खाता जैसे हम करते हैं वैसे ही होना है, लेकिन रोकड़ भाई में सारे नकद और प्राप्ति और खर्चों का विवरण होता है। और उसके अलावा इसमें जितने भी पूरे लेन देनों का एक संक्षिप्त विवरण इसमें आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा लेन देन होते हैं, ज़्यादा लेन देनों को हमने इसमें दिखाना होता है। तो ये रहा आपका इसका सवाल देख लेंगे। एक सवाल इस रोकड़ भाई का और 2 खाने वाली रोकड़ भाई की एक सवाल देखेंगे, उसके बाद हम उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तब तक एक सवाल मैं आपको नोट करता हूँ, फिर मैं उस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा हमारा सवाल। 1 खाने वाली और 2 खाने वाली रोकड़ का सवाल का मैंने आपको लिखा है और उसके कॉलम बनाए हैं। देखिए सिंपल कैश बुक में हमारा क्या है, कैश बुक में जैसे रोकड़ खाता हमने लेजर में बनाया वैसे ही बनाना है। डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट। फिर यहाँ पर ये आ गया आपका डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट। अमाउंट में देखिए 2 कॉलम है, कैश और बैंक का। फिर डेट पार्टिकुलर अमाउंट, कैश और बैंक का अमाउंट होगा, क्योंकि इसमें डबल कॉलम में मैंने पहले ही बोला कैश और बैंक अमाउंट आता है। पहले सिंपल समझ लेते हैं। सिंपल में देखिए पहले है रोकड़ हाथ में, यानी कि व्यापार आरंभ किया या शुरुआत में मेरे पास कितने पैसे थे, उस पैसे को हमने बैलेंस के नाम से दिखाना है। टू बैलेंस बी डी कितना भैया 10,000 रुपये 2019 में, जनवरी 1 में 2019 जनवरी। कितना बैलेंस 10,000 रुपये। फिर नगद माल खरीदा 4,000 रुपये। माल खरीदने पर क्या हुआ, पैसा गया, पैसा खर्च यहाँ पर हो गया। जो भी हमने खर्च करना है एक्सपेंस, खर्च जो भी करेंगे ये है खर्च का। किस रूप में, कहाँ खर्च किया हमने, बाय परचेज के नाम से। परचेज में मैंने 4,000 रुपये खर्च कर दिया माल खरीदने पर। नगद माल बेचने पर पैसा आया, ये है आना, पैसा आने वाली चीज़। तो कितना पैसा आया 2,000 रुपये। कहाँ पर, कहाँ से आया, 2 तारीख में माल बेचने से।
नगद माल बेचा 2000, फिर वेतन दिया है, देखिए 1000 वेतन दिया, पैसा खर्च किए, पैसे खर्च किए, पैसा गया, तो यहाँ पर आपका 2 और ये है 5। जनवरी 8 तारीख में पैसा खर्च किया है, कहाँ, सैलरी के रूप में, वेतन दिया 1000 रुपये, कमीशन मिला, पैसा आया तो कहाँ आया, यहाँ पर आपका 500 रुपये 10 तारीख में टू कमीशन, 10 तारीख में 500 रुपये कमीशन मिला। मजदूरी का, मोहन को माल बेचा, देखिए नगद जब तक शब्द, जब माल खरीदा या बेचा जाता है तो नगद शब्द ना आए तब तक वो उधार माना जाता है, और हमने नगद का लेखा जोखा करना है, इसलिए नगद 1500 रुपये अगर होता तो 1500 रुपये माल बेचने पर यहाँ आ जाता, लेकिन उधार है तो नहीं करता है। मजदूरी का भुगतान, मजदूरी पैसा दिया है तो कहाँ, 28 तारीख में बाय वेजेस में 500 रुपया मैंने खर्च कर दिया, ठीक। ये हो गया हमारा एंट्री में, लेजर रोकड़ बही में लेन देन कितना पैसा। अब देखते हैं कितना पैसा आया, 10 2 12,500 रुपये मेरे पास पैसा आए, जिसमें से 5,500 रुपये मेरे खर्च हो गए। टोटल खर्च कितने हुए, जितने प्राप्त हुए कितने खर्च हुए, इसी का लेखा इसमें हम ज्ञात कर रहे हैं कि देखिए कितना मिला, 12,500 रुपये। याद रखना है इधर का योग ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये योग ज़्यादा होने का मतलब है कि पैसा आया है तभी हम उतने से खर्च कर देंगे, क्योंकि जितना होगा उतना ही तो खर्च करोगे। जितना खर्च करने के लिए तो आपके पास पैसा नहीं है तो खर्च कहाँ से होगा, इसलिए ध्यान देना है कि इधर का योग ज़्यादा होगा। 12,500 में से 5,500 रुपये खर्च किया, यानी कि अब मेरे पास कितना बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस CD 7,000 रुपये बच रहा है, यानी नगद खर्च करने के बाद तो प्राप्ति राशि में से नगद खर्च करने के बाद 7,000 बैलेंस बचा। यही बैलेंस CD का ध्यान रखेंगे। CD यानी कैरी डाउन, जैसे लेजर में बोला था कि CD कैरी डाउन शेष नीचे लाया गया, इसी CD को हमने यहाँ पर दिखाना है टू बैलेंस BD। बैलेंस BD कितना, 7,000 रुपये फरवरी 1 में बैलेंस BD। ये हो गया सिंपल कैश बुक। और इसी सिंपल कैश बुक, अब देखिए डबल कॉलम कैश बुक, ये आपका डबल कॉलम कैश बुक में दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, बस फर्क कितना है कि इसमें 2 अमाउंटों का विवरण होगा। किसका, एक कैश का और एक बैंक का, 2 अमाउंट का विवरण, कैश और बैंक। यहाँ सिर्फ कैश, क्योंकि हम लेजर जब बनाया तो हमने कैश और बैंक को अलग अलग बनाया, तो यहाँ हमने दोनों को एक ही लेजर में शामिल करेंगे, क्योंकि नगद लेन देन चाहे बैंक से साथ बैंक के जरिए हो चाहे हमारे नगद से हो, दोनों एक ही में होगा। तो कितना होगा, देखिए रोकड़ हाथ में 20,000 और बैंक में शेष 5,000। देखिए दोनों का शेष दिया हुआ है, दोनों का शेष यहाँ पर जनवरी 1 में टू बैलेंस BD, कैश का है 20,000, बैंक में है 5,000 शेष। यहाँ ये ध्यान देना है कि बैलेंस BD कैश का तो डेबिट साइड ही रहेगा, लेकिन बैंक का ध्यान देना है कि बैंक का नॉर्मल शेष है तो डेबिट बैलेंस आएगा। अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट जैसे ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अब आप पूछेंगे कि ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष, ये होता है अधिविकर्ष, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बैंक कभी कभी व्यापारियों को ये सुविधा देती है कि कहीं माल लेने जा रहे हैं या माल खरीदने जा रहे हैं तो बैंक में पैसे कम पड़ जाते हैं। बैंक को मान लीजिए 1 लाख रुपए है, माल खरीदा 1.5 लाख रुपए का, तो पैसा क्या करें, अब पैसा तो देना है, नकद देना है। तो उस दशा में, उस पोजीशन में, सिचुएशन में बैंक आपको एक सुविधा देती है, एक अवेलेबल कराती है, एक सुविधा देती है कि आप अपनी जमा राशि जितनी है उससे इतना रुपए एक्स्ट्रा आप बैंक से निकाल कर पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि वो पैसा एक तरह से उधार दे रही है, एक निश्चित समय के अंदर आपको बैंक में जमा भी करने हैं, क्योंकि अगली बार जब आप जमा करेंगे तो बैंक उस पैसे को आप काट लेगी अपना पैसा, बाकी आपका पैसा आपके खाते में रहेगा, ठीक। तो ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष, बैंक में जमा राशि से जब ज़्यादा पैसा निकाल लिया जाए
तो बैंक उसको ओवरड्राफ्ट सुविधा देती है, तो उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष शेष। तो यहाँ पर अगर लिखा हो बैंक शेष की जगह बैंक में अधिविकर्ष शेष, तो अधिविकर्ष शेष यहाँ आएगा बाय बैलेंस BD, क्योंकि अधिविकर्ष शेष जो होता है इसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। बैंक में क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए, क्योंकि बैंक हमारा लेनदार हो जाता है, तो क्रेडिट साइड पर बैंक में दिखाना है, ठीक। लेकिन जब नॉर्मल शेष है तो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से तो हमारे पास दोनों का बैलेंस आ गया। तो बैंक में जमा किया है, देखिए बैंक में जमा किया 5,000। ध्यान देना है, देखिए अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान बता देता हूँ। एक बैंक में जमा करना, बैंक में जमा, दूसरा बैंक से निकालना। जमा करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और निकालने पर इसकी उल्टी हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। अब ये देखिए दोनों एंट्री इसमें बैंक और कैश दोनों आ रहे हैं दोनों में, और हम बना रहे हैं बैंक और कैश का ही अमाउंट। तो जब इस तरीके की एंट्री डबल कॉलम में, इस तरीके की एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि आप पूछेंगे कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि एक ऐसी एंट्री, एक ऐसा लेन देन जो रोकड़ बही में एक ही तारीख एक ही अमाउंट से दोनों तरफ लिखी जाती है। यानी कि वही अमाउंट से पोस्टिंग यहाँ भी करनी है, उतनी ही अमाउंट से पोस्टिंग यहाँ करनी है, तारीख भी एक रहेगी। बस फर्क इतना है कि एक के बैंक कॉलम होगा, एक तरफ कैश कॉलम में होगा। यानी अगर इधर कैश में अमाउंट दिखाऊंगा तो इधर बैंक में अमाउंट आएगा, इधर कैश में बैंक में आया तो इधर कैश में अमाउंट आएगा। जैसे बैंक में जमा करने पर हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट है, बैंक में डेबिट साइड पर 5,000 रुपये जनवरी 7 में हमारा टू कैश अकाउंट के नाम से आया, ठीक। लेकिन बैंक में डेबिट साइड हुआ है तो कैश तो क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पर 5,000 रुपये 2019 जनवरी 7 में ये आएगा बाय बैंक अकाउंट के नाम से। एक तरफ कैश में और एक तरफ बैंक में। तो इधर अगर आप बैंक में लिखा है तो कैश नाम से, अगर कैश में लिखा है तो बैंक अकाउंट के नाम से। तो ये जब एंट्री एक ही तारीख एक ही अमाउंट से दोनों तरफ लिखी जाती है तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रा, और इसको LF में, LF कॉलम में C लिखा जाता है। क्या लिख दिया जाएगा? C लिखा जाएगा LF कॉलम उसके सामने। C देखिए इसका, इसे रोकड़ बही में जब इसको लिखा जाता है तो जो व्यापारी जो अपने रोकड़ बही में इसको लाल पेन से C लिखते हैं, इसे लाल पेन से लिखा जाता है ताकि अलग दिखे। ये एंट्री एक ही एंट्री दोनों तरफ लिखी गई है, ये अलग ही पहचान अलग ही दिखाने के लिए लाल पेन से, लाल स्याही से C लिख देते हैं। तो इसी तरीके से अब नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदने पर पैसा आया या पैसा गया, ये भी ध्यान देना है। नगद माल खरीदने पर पैसा जा रहा है तो इधर साइड पर, इधर आइए आप, 8 तारीख को बाय परचेज कितना, 6,000 रुपये नगद पैसा गया। नगद माल बेचने पर पैसा आ रहा है 10 तारीख में टू सेल अकाउंट करके, कितना पैसा आया? 10,000 रुपये नगद आया, ठीक है बच्चों। तो ये आया आपका 10,000 नगद पैसा आया। व्यापार खर्च हेतु बैंक से निकाला, देखिए व्यापार के लिए पैसा निकाल के अगर बैंक से ला रहा है तो व्यापार में पैसा आ रहा है, व्यापार में पैसा आ रहा है तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश डेबिट है, बैंक क्रेडिट है। तो यहाँ भी देखिए इसमें भी दोनों एंट्री आ रही है, तो दोनों एंट्री आ रही है, तो दोनों एंट्री का लेखा हमें इसमें दोनों तरफ करेंगे, दोनों नाम आ रहे हैं। कैश के डेबिट साइड पे आइए, देखिए कितना निकाला, 3,000 रुपये पैसा निकाल के ला रहा है 15 तारीख में, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से आ रहा है 15 तारीख में, और बैंक क्रेडिट है, बैंक से पैसा निकल गया, तो बैंक में पैसा निकल गया 3,000 रुपये, किस नाम से? रोकड़ नाम, कैश के नाम से ये आ जाएगा।
बाय कैश अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो पैसा बैंक से निकला, कहाँ आया, व्यापार में मेरे पास आया, तो पैसा आना, बैंक से पैसा जाना। अब ये भी एंट्री दोनों तरफ हो गई है, देखिए दोनों तरफ हो गई। अब दोनों तरफ हुई है तो भैया इसके लिए भी सी लिखा जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, ये भी कॉन्ट्रा हो गई, तो दोनों तरफ लिखा जाएगा। इस तरीके से वेतन दिया, खर्च किया, वेतन देने पर खर्च हुआ है आपका 18 तारीख में बाय सैलरी, पैसा दिया हमारा, कितना दिया, 1000 रुपये खर्च हो गए। ठीक, तो ये हो गया आपका डबल कॉलम में। अब देखिए कितना पैसा, ध्यान देना है कि रोकड़ का शेष, रोकड़ का शेष तो इधर ही आना है, रोकड़ का शेष तो इधर ही ज़्यादा होगा। 20, 30, 33,000 रुपये आए हैं, 33,000 में से 12,000 खर्च कर दिए, तो 12,000 खर्च किए तो कितना बैलेंस बचा, बैलेंस सीडी है तो 21,000 बचे। 21,000 कितने बचे, 21,000। लेकिन बैंक का शेष, बैंक का शेष इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, यानी कि जमा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट सुविधा दे रहा है भैया, जितना मैंने पैसा निकालना होगा उससे ज़्यादा निकाल लिया, जितना पैसा है उससे ज़्यादा निकाल लिया तो मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाएगा। अगर बैंक का शेष इधर ज़्यादा है, जैसे इसमें आपका इधर का योग ज़्यादा है, जिसमें से 10,000 निकल गया, तो अब बैंक में 7,000 रुपये बैलेंस बचा हुआ है, यानी अब बैलेंस बैंक में बचा है। सब कुछ कीजिए कि इधर का योग 10,000 होता, इधर 3,000 होता, तो 10,000 में से 3,000 घटाता तो टू बैलेंस, बैलेंस बी सी डी 7,000 रुपये जहाँ पर दिखाता, तो इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी कि जमा राशि से ज़्यादा पैसा बैंक से निकाल लिया, ज़्यादा निकाला तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो बैलेंस शीट ही यहाँ आ जाएगा। लेकिन इसमें अभी आपका नॉर्मल, आपका यानी कि जमा राशि से ज़्यादा पैसा नहीं निकाला है, इसलिए आपका नॉर्मल मेरा बैंक का बैलेंस निकल के आया, तो यहाँ हो गया आपका 33,000 और 10,000। अब दोनों बैलेंस शीट इधर आया, तो फिर यहाँ पर फरवरी 1 में टू बैलेंस बी डी, आपने दोनों का बैलेंस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21,000 रोकड़ का शेष कैश का और बैंक में 7,000। अगर बैंक का शेष बैलेंस शीट यहाँ आता तो बैलेंस बी डी इधर आ जाता। ठीक है, तो ये रहा सिंगल कॉलम और डबल कॉलम, आपका ये सवाल रहा। तो ये रहा आपका सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। ट्रिपल कॉलम जब हम बनाते तो एक डिस्काउंट का कॉलम और एक यहाँ पर एक और बन जाता, एक और डिस्काउंट का कॉलम, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ। तो डिस्काउंट रिसीव, जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट अलाउ जब किया जाता है तो एक डिस्काउंट हमने दूसरों को देना, कैश अकाउंट। अगर डिस्काउंट डेबिट अलाउ है तो भैया नुकसान है, नुकसान क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो डिस्काउंट डेबिट हुआ। डिस्काउंट मिला है तो फायदा है, लाभ हुआ, लाभ क्या होता है, क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट का योग डिस्काउंट रिसीव और डेबिट का डिस्काउंट हमारा योग, उसको अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन बैलेंस कैश और बैंक का ही निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम भी इसी तरीके से करेंगे। लेकिन इसके बाद है खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही को भी मैं आपको समझा देता हूँ। खुदरा रोकड़ बही किस तरीके से बनेगा, उस थोड़ा सा अलग है। साधारण रोकड़ बही, सिंपल कैश बुक उसको बनाते हैं, तो इसके लिए हमने उसका भी सवाल देख लेते हैं। इसको पीटी कैश, साधारण रोकड़ बही का भी देख। यह हमारा खुदरा रोकड़ बही से संबंधित एक प्रश्न। जैसे पहले बोला मैंने, खुदरा रोकड़ बही छोटे छोटे खर्चों का एक छोटा रोकड़ बही में हिसाब किताब लिखना, जिसे बाद में जब टोटल खर्चे हो जाएं तो उसको टोटल हमने रोकड़ बही में नोट करा देना। छोटी रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही। देखिए कितना, आप इसी तरह कॉलम बनाया पीटी कैश बुक में, देख कितना अमाउंट रिसीव, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट पैड, कितना अमाउंट पैड किया, कहाँ का खर्च किया वो यहाँ, और कितना अमाउंट मिला। सबसे पहले हमने देखिए 1 तारीख 2019 में, जनवरी 1 में टू कैश अकाउंट कितना पैसा रोकड़िए, प्रधान रोकड़िए से, कैशियर से मिला, कितना मिला उसको, 1,000 रुपये प्राप्त हुए। अब वो खर्च करेगा इसी 1,000 रुपये में से। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे कैश में डेबिट साइड का आना, रोकड़ आना होता है, क्रेडिट साइड पर रोकड़ जाना होता है। तो इसमें डेबिट क्रेडिट रोकड़ बही और पीटी कैश बुक में अंतर इतना है कि उसमें डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होता है। डेबिट साइड पर रोकड़ आना, क्रेडिट साइड पर रोकड़ जाना। तो
उसमें डेबिट और क्रेडिट का कॉलम, इसमें डेबिट और क्रेडिट का कॉलम नहीं बनता है। ध्यान रखेंगे, पीटी कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट का कॉलम नहीं बनता है, बल्कि ये अमाउंट रिसीव और अमाउंट पेड दोनों अलग अलग कॉलम बनते हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं बनता है। तो इसे छोटी रोकड़ भाई, देखिए पहले टू कैश, भैया इधर साइड पर जो पैसा आता है वो टू करके दिखाते हैं, जो खर्च होता है वो किनारे साइड पर बाय करके दिखाते हैं। तो उस दोनों को हमने एक ही कॉलम में दिखाना है। क्या होगा, टू कैश, टू का मतलब पैसा आया, कहाँ कितना मिला उसको, 1000 रुपये। फिर खर्च किया, कितना कितना खर्च किया, देखिए 2 तारीख में कहाँ खर्च किया, बाय वेजेस में कितना खर्च किया, 100 रुपये खर्च किए यहाँ पर, ठीक। फिर 3 तारीख में कहाँ खर्च किया, बाय रेंट में खर्च किए, रेंट में कितने खर्च किए, 50 रुपये, 100 रुपये है 50 रुपये किराया दिया। फिर लेखन सामग्री स्टेशनरी 6 तारीख में बाय स्टेशनरी में खर्च किया, स्टेशनरी में कितने खर्च किए, 100 रुपये स्टेशनरी के खर्च किए। फिर 8 तारीख को कैरेज, 8 तारीख को कॉटेज ढलाई की दिए, बाय कैरेज। भाड़ा दिया, भाड़ा कितना दिया, 30 भाड़ा दिया है आपने, 50 रुपये का भाड़ा है। फिर डाक पोस्टल यानी कि 10 तारीख में बाय पोस्टेज के उसने 30 रुपये खर्च किए। छपाई प्रिंटिंग 15 तारीख में बाय प्रिंटिंग में कितने खर्च किए, 70 रुपये। ये हो गए छोटे छोटे खर्च, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, सारे खर्चों का विवरण है। टोटल खर्च कितना हो गया, भैया जितना मिलेगा उससे ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, बल्कि उसी के अंदर खर्च करेगा, अंडर में। तो कितना खर्च, देखिए इसका योग 100, 150, 250, 300, 300 और 400 रुपया उसने खर्च कर दिया। कितने में से, 1000 में से। मतलब 1000 में से 400 खर्च कर दिए, तो कितने बैलेंस बचे। जनवरी का महीने में बाय बैलेंस विधि वही है, उसके साथ जैसे हम करते हैं बैलेंस सीडी, 600 रुपया हमारा उसके पास बचा है। टोटल 1000 रुपये, टोटल यहाँ 1000 रुपये, यहाँ भी टोटल 1000 रुपये पैसे। विधि वही है, बट डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं बना रहे हम, रोकड़ भाई के अनुसार ही चल रहे हैं, डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं बना रहे हैं। कितना आया, कितने में से उतना खर्च कर दिया, 1, 2, 3, 400 रुपये खर्च कर दिए, 600 रुपये बचे हैं। अब अगले हफ्ते जब हिसाब दिया जाएगा तो इसके पास फिर 600 रुपये तो बचे हैं। अगले महीने या अगले तारीख 15 तारीख तक का हिसाब मांगा है, तो 15 के बाद फिर 16 को कर देते हैं, 15 दिन का हिसाब है, 16 कर लेते हैं। 16 के फिर इसमें जनवरी 16 में बाय टू बैलेंस बीडी कितना पैसा उसके पास है, 600 रुपया। ये तो जिसके पास पैसा है उसका विवरण है ना, उसके पास कितना पैसा है, 600 रुपया बचे, 600 रुपया बैलेंस बीडी यहाँ गया। फिर टू बैलेंस बीडी में 600 रुपया उसके पास है, फिर उसको 1000 रुपये हर हफ्ते 15 दिन में उसको 1000 रुपये रखने हैं। 1000 रुपये का हिसाब दिया जाए तो 1000 रुपये रखने के लिए फिर उसको अभी और जितना खर्च किया उतना पैसा दे दूंगा, फिर 1000 हो जाएगा, फिर उसको उतना पैसा दे देते हैं। टू कैश अकाउंट कितना दे दिया, 400, फिर से इसके पास 1000 रुपये, 1000 में से फिर खर्च करेगा, फिर 15 दिन में पैसे देगा, फिर 15 दिन में या हफ्ते में 10 दिन में पैसे देगा खर्च होने के बाद। फिर जितना पैसा खर्च हो दिया जाएगा फिर उसको, क्योंकि ये छोटे छोटे खर्च 20-20, 30-30 रुपये बार बार नहीं मांगना पड़ता है, एक बार में पैसा दे दिया। तो ये रहा खुदरा रोकड़ भाई। मैंने आपको सारे रोकड़ भाई बताया, सिंपल साधारण रोकड़ भाई, 2 कॉलम वाली, 3 कॉलम वाली, और यह है पीटी कैश। ध्यान रखना है, रोकड़ भाई और पीटी कैश बुक में, पीटी रोकड़ भाई में, साथ खुदरा रोकड़ भाई में अंतर इतना है कि इसमें डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं बनता। इसे छोटी रोकड़ भाई भी कहा जाता है, और इसे छोटी रोकड़ भाई, इसका जो विवरण जो टोटल होता है वो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, कैश बुक में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो इससे लेखा जोखा छोटी रोकड़ भाई में छोटे छोटे खर्चों का विवरण होगा। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर, विशेष उद्देश्य वाली रोकड़ भाई में, साधारण रोकड़ भाई, 2 खाने वाली, 3 खाने वाली और पीटी कैश बुक।
तो आज का इतना ही है। तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम इसी तरीके से आपको और नए नए वीडियो ला सकें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।